हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट के एटम वॉइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टॉपिक से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेट गेट और जैम के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले। तो इसका आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कंपाउंड इज़ फॉर्म इन FCC लैटिस। ठीक है, आपका कोई भी कंपाउंड है वो FCC लैटिस में है। ठीक है, सपोज़ अब इसकी जो M एटम्स है वो कॉर्नर में है। ठीक है, जितने भी जो भी क्यूब का सेंटर है उसमें आपके M वाले एटम्स हैं यूनिट सेल के। जो N एटम है वो आपके फेसेस में है, मतलब क्यूब के जो भी फेस होंगे उसमें आपके N एटम होंगे। तो इसका आपसे पूछा है कि फॉर्मूला क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए जो भी एटम आपके कॉर्नर में होते हैं, ठीक है, कॉर्नर में होते हैं वो 1/8 पार्ट आपके जो भी यूनिट सेल है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जो भी कॉर्नर वाले एटम होते हैं। तो देखिए आपके टोटल, अब हम M की कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल आपके क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8। ठीक है, मतलब आपके कॉर्नर 8 हैं तो 8 एटम होंगे और एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। तो इसका आपका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब जो आपका N है इसमें कहा है कि जो N एटम है वो आपके फेसेस में है। तो आपके फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6। ठीक है, अब आपका एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो 1/2 करता है। ठीक है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब इससे जो अटैच्ड होगा, ये वाला क्यूब, तो आधा एटम इस वाले क्यूब में होगा और आधा एटम इस वाले क्यूब में। तो N का जो एटम होगा, एक एटम एक उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक क्यूब में हाफ। ठीक है, टोटल कितने फेस है, 6। तो टोटल N एटम कितने होंगे, 6। तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो अब M कितना है आपका, 1, और आपका N कितना है, 3। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा MN3। तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इन अ क्लोज पैक्ड अरेंज ऑफ अ लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ N एटम ऑफ अ काइंड, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल होल प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आर। देखिए इसमें क्या है, HCP हो चाहे CCP हो। ठीक है, CCP को हम FCC भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब इसमें पूछा, ये दोनों का केस सेम होता है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल होल्स और टेट्राहेड्रल होल्स कितने होंगे। तो देखिए क्या होता है, ये आप सपोज आपका क्यूब है, तो जो आपके ऑक्टाहेड्रल होल्स हैं, देखिए पहला होल्स तो जो होता है वो पूरा बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, पहला जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये पूरी बॉडी है, जो भी आपका यूनिट सेल है उसके सेंटर पे होगा। तो इस सेंटर को, ये सेंटर जो ये होल है, ये जो वॉइड है, ये किसी और पे डिवाइड नहीं है, सिर्फ इसके पूरा जो वॉइड है वो टोटली क्यूब के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो कितना होगा, ये पूरा एक। ठीक है, कम्प्लीटली क्यूब के अंदर है। जो दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो होता है ये एज के सेंटर पे, ये आपका एज है इसके सेंटर पे, एक इसके सेंटर पे होगा, एक इसके सेंटर पे होगा, इसके सेंटर पे। तो आपके एज कितने होते हैं क्यूब में, अगर हम देखें तो 12 एजेस होती हैं। ठीक है, अब इसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कितने में डिवाइड होंगी। देखिए पहला तो क्यूब ये है, ठीक है, दूसरा क्यूब इस तरफ से आएगा, तीसरा क्यूब जो इसके ऊपर होगा वो होगा और इसके साइड में। ठीक है, तो मतलब देखिए आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक क्यूब ये, ठीक है, एज में ये, ठीक है, एक इसके ऊपर जो होगा क्यूब वो, और एक इसके ऊपर होगा। तो ये एज वाला जो है वो 4 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो एक पोर्शन को कितना मिलेगा, 1/4। 4 क्यूब में डिवाइड है तो एक क्यूब में कितना पोर्शन आएगा, 1/4, 12। बाकी एजेस आपके कितने होते हैं, 12। ठीक है, एजेस आपके 12 होते हैं, 1/4 आएगा। तो अगर आप इसे करें तो कितना होगा, 3 + 1 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। ठीक है, अब देखिए आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, देखिए जो आपका ये बॉडी डायगोनल्स है उसके 1/4 पोर्शन में आपका टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, जैसे ही आपका पूरा क्यूब है तो ये पोर्शन आपका 1/4 होता है। 1/4 पोजीशन में आपका एक टेट्राहेड्रल होता है और दूसरा टेट्राहेड्रल इसी कॉर्नर से 1/4 में होगा। ठीक है, 1/4 में ये टेट्राहेड्रल होगा। तो अब देखिए आपके टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं, ये तो पहला हुआ, ठीक है, दूसरा ये होगा, ठीक है, और उसी तरह से तीसरा ये होगा,
ठीक है, और चौथा आपका ये होगा, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे, और हर एक बॉडी डायगोनल्स में कितने आपके टेट्राहेड्रल वॉइड से 2, तो टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। 4 बॉडी डायगोनल्स और एक बॉडी डायगोनल्स में 2 टेट्राहेड्रल्स हैं आपके, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए 8। अब देखिए जो आपका FCC लैटिस है, ठीक है, या फिर CCP कह लीजिए, और इक्वल ही HCP होता है, ठीक है। अब इसमें आपके कितने एटम्स होते हैं ये आपको पता है, 4 होते हैं। कैसे होते हैं अगर नहीं पता तो देखिए, FCC में क्या होता है, पहले एटम जो होते हैं वो तो होते हैं कॉर्नर्स में, ठीक है। कॉर्नर्स में मतलब इधर आपको पता है एक कॉर्नर एटम एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, कॉर्नर कितने होते हैं 8, ठीक है। दूसरे एटम जो होते हैं वो आपके फेस में होते हैं, फेस कितने होते हैं आपके पास 6, एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो फेस में है तो 1/2, मतलब एक एटम में हाफ पोर्शन होता है किसी एक एटम का, और आपके टोटल 6 फेस होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1, कितने हो गए 4। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ये 4 है, ये भी आपका 4 आया, ये 8 आया, तो आप इसे अगर n माने तो ये भी कितना है n है, और आपका 8 कितना हो गया 2n, ठीक है। 4 × 2 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n 2n। तो अब देखिए हमने माना FCC में आपके n एटम है, ठीक है। तो अब इसमें आपकी ऑक्टाहेड्रल कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो भी n होंगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी 2n। तो अब देखिए यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस भी देखना है कि सीक्वेंस कैसा है, क्योंकि आगे पीछे हो गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे इसमें पहले बोला है टेट्राहेड्रल कितना है, उसके बाद बोला है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो पहले टेट्राहेड्रल देखेंगे तो पहले 2n होगा, यहाँ भी 2 नहीं होगा, n नहीं है। देखिए ये दोनों में आपको गलती हो सकती है, पहले टेट्राहेड्रल पूछा है मतलब पहले आपको 2n देखना है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल है n। सपोज़ आपने ये गलती कर दी आगे पीछे की तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो सही आंसर क्या है D। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। सपोज़ आपके पास ये सॉल्ट दिया है उसने, ये 58.5 ग्राम का है, ठीक है। NaCl सॉल्ट होता है। सपोज़ आपको इतना ग्राम नमक दिया है, उसमें पूछा है आपको कि यूनिट सेल कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है। यूनिट सेल बहुत छोटी होती है आपको पता है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहला तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट सेल पूछा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप मोल्स निकालेंगे, ठीक है, कि मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है आपको। तो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है यहाँ पे 58.5। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, Na का मोलर मास कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, ठीक है। तो ये भी सेम ही हो जाएगा 58.5, ये भी 58.5। तो यहाँ पे आपके कितने मोल्स है 1 मोल्स, ठीक है, 1 मोल आ गया। अब आपको ये पता है कि 1 मोल में अगर आपको कभी कहा जाए कि आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं आपके पास, ठीक है। जब भी आपसे अगर मैं कहूँ आपके पास 1 मोल ऑफ पेंसिल है तो सिंपल आप क्या कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल है आपके पास, ठीक है। तो इतने एटम्स हैं आपके पास, ठीक है, आपको ये पता चल गया। लेकिन आपसे पूछा है एटम्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है यूनिट सेल कितने हैं। तो आपको ये पता है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये NaCl है। NaCl किस में एग्जिस्ट करता है, FCC में। FCC में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 4 एटम होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको एटम पता है कितने हैं, आपसे यूनिट सेल पूछा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ एटम है उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। देखो एटम 4 एटम एक में होते हैं, तो इतने सारे एटम कितने यूनिट सेल में होंगे, 4 को डिवाइड कर दोगे तो आप ये क्या आएगा 1.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो इतने एटम में कितने यूनिट सेल होंगे, सिंपली आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट सेल आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड AXBY हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर विद A एटम ऑक्यूपाइंग ऑल द कॉर्नर्स। देखिए ये सिंपल वही है, आपको क्या कहा है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। अब उस क्यूब में क्या है कि जो A एटम है वो आपका सारा कॉर्नर क्यूब का ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टोटल आपके पास, चलो A देखते हैं, A के बारे में बोला है तो A आपका क्या कर रहे हैं, सारे कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। और कोई भी एटम अगर कॉर्नर में है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल पे, वो होता है 1/8, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एज वेल एज वो फेस में भी हैं, फेस सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। फेस सेंटर में प्रेजेंट है मतलब फेस कितने हो गए, 6। फेस सेंटर में कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक यूनिट सेल में, हाफ, ठीक है। ये तो हो गई A की। अब B का देख लेते हैं। B एटम ऑक्यूपाई 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि देखिए यहाँ पे अगर आपने ये 4 नंबर नहीं देखा तो आप गलती क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो कितनी होती है, 8, तो आप यहाँ पे 8 लिखने की गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो उससे बचना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखा है तो मतलब आप सिर्फ 4 ही टेट्राहेड्रल यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। जो सारे के सारे आपके यूनिट सेल के अंदर ही होते, किसी और यूनिट सेल में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे ये है बॉडी सेंटर्ड में ही होते हैं तो सारे यही होंगे, ठीक है, किसी और में डिवाइड नहीं होंगे ये। तो ये कितने होंगे, 4 ही होंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करें, ये कितना हो जाएगा, 3। ये भी 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/4। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, ये वाला आंसर टिक करके आ जाते हैं क्योंकि वो ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं देखते। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ओनली X एटम हैज़ अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर विद XX डिस्टेंस ऑफ 160 pm, ठीक है। अब pm मतलब पिकोमीटर, अज्यूमिंग इट टू बी अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्फीयर विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ XX बॉन्ड लेंथ, द नंबर ऑफ एटम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए सबसे सिंपल, आपके पास एक क्यूब है, इसने कहा है कि जो आपके सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ है, ये जो है आपका X एटम, ठीक है। और ये एक हार्ट स्फीयर मानना है आपको। अब देखिए इसने क्या क्या कहा कि जो 2 एटम है XX, ठीक है, मतलब ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये, इसको इसने माना 160 है, ठीक है। अब इसको आपको देख के पता चल गया होगा कि इसका मतलब इनडायरेक्टली ये आपको क्या बोल रहा है, A कितना है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 160, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो रेडियस है वो इक्वल टू हाफ ऑफ XX है। मतलब अब इसमें अगर इससे देखें तो A इज़ इक्वल टू क्या होगा, 2 रेडियस, और रेडियस कितना हुआ, A का हाफ, ठीक है। ये इससे तो आपको पता चल गया कि इसकी जो एज है वो कितनी है, 160, ठीक है। देखिए रेडियस का इसमें कुछ काम नहीं है क्वेश्चन का, ये जस्ट हमें क्लियर करने के लिए कहा है कि जो आप ये 160 मान रहे हैं वो A ही है, ठीक है। अब इससे क्या आप कंफर्म हो जाओगे कि जो आपका A है वो 160 pm है, ठीक है, पिकोमीटर। अब देखिए इसमें आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ एटम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इससे आपसे पूछा है कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, सपोज, तो इसमें आपके कितने एटम्स होंगे, प्रेजेंट होंगे। देखिए अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, 1 क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, एक क्यूब, ये इस एक क्यूब का आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका क्यूब कैसे निकालोगे, सिंपल, आपके पास A है, एज लेंथ है, तो A का क्यूब कर दीजिए। A कितना है, 160 इंटू 10 टू द पावर, देखिए पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर 12 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ सेंटीमीटर में दिया है ना, तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर में लाएंगे, 160 इंटू 10 टू द पावर 2 कम कर दीजिए, सिंपल 10, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया आपका। अब देखिए ये आपका हो गया। अब इसका क्यूब निकाल दीजिए, आप क्यूब कर दीजिए इसे, तो कितना होगा 160, अगर इसको आप करेंगे तो ये कुछ आएगा 4
ठीक है, 0.0 समथिंग आएगा, इंटू 10⁻6 आ जाएगा, और ये तो 10⁻−30 हो गया, 3 × 10, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं इनकी पावर, तो ये सिंपल 4 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻24 माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल, देखिए ये ज़्यादा कुछ मैथमेटिकल नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, अगर आपको कभी भी यहाँ पे एरिया दिया है तो एक का एरिया डिवाइड कर दीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ़ कितने पार्टिकल हैं वो पता चल जाएंगे। तो आपको यहाँ टोटल वॉल्यूम दी हुई है जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब, उससे आप किसी जो एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है आपकी, 4 इंटू 10⁻−24, ठीक है, वो निकल जाएगी, उससे डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे आया, तो सिंपल, अगर आपको सपोज़ ये आपका पूरा, ठीक है, एक एरिया दिया हुआ है, इसके अंदर कितने एटम होंगे आपको वो पता करना है, ठीक है। आपको पता है कि इसके अंदर कितने एटम है, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा और आपको इसकी वॉल्यूम दी है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं और एक की एटम वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। एक की कितनी वॉल्यूम है, इंटू कर दीजिए, कर दोगे टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने, तो आपको क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो हमने बस इसको क्या किया, नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 एटम को नीचे ले आए, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0.25, 1/4 कर दीजिए, इंटू 10⁻- प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 24, ठीक है। अब क्या करिए, पॉइंट को आगे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ नहीं है, तो आपका क्या करेंगे, 2.5 इंटू 10⁻23, एक मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आई, देखिए 2.5 को आप राउंड ऑफ करके 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 10⁻23, तो ये आंसर कहाँ है आपका, ये सिमिलर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें आपसे पूछा है कि देखिए FCC है एक आपका BCC लैटिस है, ठीक है। एक कोई भी आपका एलिमेंट है जो FCC और BCC दोनों में है और दोनों की डेंसिटी सेम है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ FCC इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ BCC, ठीक है। अब इससे आपको ये पूछ रहा है कि आपको रेशियो बताना है यूनिट सेल लेंथ का, मतलब आपसे पूछा है कि जो A होता है आपका क्यूब का, जो यूनिट लेंथ होती है, ये वाली, ये जो पैरामीटर होता है, ये इसका आपसे रेशियो पूछा है FCC और BCC के A का, ठीक है। ये यूनिट लेंथ है आपकी, FCC और BCC का रेशियो पूछा है इसने, ठीक है। तो आप देखिए, अब सिंपल क्या करेंगे, आपके पास डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इसने बोला डेंसिटी सेम है, तो ऐसी इक्वेशन बना लीजिए आप। डेंसिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ़ एटम इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू आपका A क्यूब, ठीक है। इधर भी आपने सेम किया, Z इंटू M डिवाइडेड बाय NA इंटू A क्यूब, ठीक है। M मोलर मास तो सेम ही होगा अगर एक ही एलिमेंट है, NA तो सेम ही होता है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। अब देखिए इसका तो आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, और ये आपको पता है F का कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाय A क्या आपका FCC, ये कितना है, BCC में कितने एटम्स होते हैं, 2, FCC में 4, तो A इज़ इक्वल टू BCC, ये क्यूब है, इसका भी क्यूब है, ठीक है। बाकी सब कट के इतना हो गया। अब आपको FCC और इसका रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, A को इधर ले जाइए, FCC वाले को, ठीक है, क्यूब, BCC वाला तो A नीचे ही है, ठीक है। अब जो आपका 4 है ये ऊपर ही रहेगा, A कहाँ चला जाएगा, ये देखिए, ये इधर आया, ये इधर आया, 2 आ गया, ठीक है। अब काट देंगे, कितना हो गया, 2, ठीक है। अब ये 3 है, आपको सिर्फ क्यूब नहीं पूछा है, यहाँ सिर्फ यूनिट सेल लेंथ पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं पूछा है। तो आप इस क्यूब को इस तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट के कितना हो गया, 2,
1/3 और ये कितना हो जाएगा AFCC डिवाइडेड बाई BCC, ठीक है, ABCC। तो इसका एज लेंथ का कितना हो जाएगा रेशियो 2:1/3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है जो पैकिंग फ्रैक्शन पूछा आपसे, जो आपके पास जितने भी लेटिस होते हैं, डायमंड, D मतलब आपको डायमंड है, SC मतलब सिंपल क्यूबिक, और FCC मतलब आपका फेस सेंटर, और BCC आपका बॉडी सेंटर्ड। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन आपने निकाला होगा तो FCC का कितना होता है आपको पता है, 74%, ठीक है, 74% FCC का होता है। BCC का कितना होता है आपका, BCC का होता है 68%, ठीक है। और आपके SCC का जो सिंपल क्यूबिक है उसका होता है 52.4%, ठीक है। और आपका जो डायमंड होता है उसका होता है आपका 34%, ठीक है। अब देखिए, अब इसे आपसे पूछे कि पैकिंग फ्रैक्शन का वो क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा आपसे। तो सबसे ज़्यादा FCC पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, FCC का, उसके बाद BCC, फिर SCC और डायमंड का सबसे कम होता है। एक और चीज़ देखिए कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपसे इन जनरल पूछे कि क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि आपका जो भी लैटिस है, ठीक है, आपका कोई भी ये लैटिस है, तो उस लैटिस में ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि जो आपके वॉइड्स होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, कोई स्पेस नहीं छूटना चाहिए, स्पेस जो होता है वो बहुत कम छूटना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ये एटम्स अरेंज होते हैं, तो ये जो जब आप लैटिस को पैक करते हो तो ये जो स्पेस छूटे हुए हैं ना बीच में, ये बहुत कम छूटे हुए होने चाहिए, ठीक है। जिसके कम स्पेस छूटे हुए होंगे उसकी पैकिंग फ्रैक्शन बहुत बढ़िया होगी, मतलब उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से होगी। तो सबसे अच्छी पैकिंग होती है FCC की, स्पेस बहुत कम छूटता है, फिर BCC, SCC और लास्ट में डायमंड का। देखिए 2 और हैं आपके पास, क्या पता नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको वो पूछ लें। तो एक होता है आपका एंड सेंटर, ठीक है, और एक होता है आपका एज सेंटर, ठीक है। एंड सेंटर की जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो होती है 37%, डायमंड से थोड़ा ज़्यादा, और जो एज सेंटर होता है वो आपकी उसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होती है, वो होती है 26.2%। ये अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं है, बट क्या पता पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।